हम लोग एक्सरे पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने एक्सरे को शुरू किया था। हमने ये सीखा था अब तक एक्सरे के बारे में कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कम वेवलेंथ वाला वेव है। 1 to 100 एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच जो एक्सरे आता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, उसे हम एक्सरे कहते हैं। एक्सरे के बारे में हम ये भी जाने थे कि एक्सरे का प्रोडक्शन दो प्रकार से हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे हम लास्ट में सीख रहे थे। एक्सरे का प्रोडक्शन दो प्रकार से हो सकता है। एक रैपिड डीएक्सेलरेशन ऑफ हाई एनर्जेटिक कह सकते हैं आप, या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी तेज़ी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन को एकाएक स्लो कर देने पर एक्सरे का उत्पादन होता है। साथ ही साथ दूसरा तरीका हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से किसी एटम में लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में के रूप में रिलीज होता है। हो सकता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट एक्सरे भी हो। अब हम इसी चीज़ को थोड़े से अच्छे से विस्तार से देखेंगे। हम पिछले क्लास में सिर्फ हमें लगता है कि चर्चा करके छोड़ दिए थे, सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दिए थे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, और केवल बात किए थे। आज हम यहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे की प्रोडक्शन का दो तरीका है। एक तरीका जिसे हम कह सकते हैं रैपिड, मतलब एकाएक, डिसलरेशन ऑफ हाई एनर्जेटिक या स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। रैपिड डिसलरेशन, एकाएक स्लो करके अत्यधिक गति जो रहा इलेक्ट्रॉन का, रैपिड डिसलरेशन ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना, ट्रांजिट करना। सबसे पहले हम लोग रैपिड डिसलेशन ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। पहला मेथड जो हमारा है, फर्स्ट मेथड, रैपिड डिसलेशन ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें गर्म करके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर उसको एक्सेलरेट करवाते हैं और किसी हेवी मेटल टारगेट पर उसको फॉल करवाते हैं। इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए कूलिज नाम के वैज्ञानिक ने एक डिजाइन किया, एक ट्यूब बनाया जिसे कूलिज ट्यूब मेथड भी कहते हैं। एक बार फिर से सुना जाए, मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि इस तरीका में फिलामेंट को गर्म कर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर उसको एक्सेलरेट करवाया जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेता है, यानी बहुत अधिक स्पीड प्राप्त कर लेता है, तो किसी हेवी मेटल, मतलब हुआ कि जिसका परमाणु संख्या बड़ा हो तो स्वाभाविक परमाणु भार भी बड़ा होगा, एटॉमिक नंबर बड़ा होगा तो एटॉमिक मास भी बड़ा होगा, उसको बोलते हैं हेवी मेटल। उससे टकराते हैं, यानी उसको उस इलेक्ट्रॉन को उस पर गिरने के लिए छोड़ देते हैं, फॉल करने के लिए। जब उस पर गिरता है, टकराता है एकाएक, तो अपना एनर्जी खोता है और उस एनर्जी का कुछ हिस्सा, लगभग 0.1% से भी कम, एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिए।
In this method, electrons are emitted by thermoionic emission after application of high potential difference, इसे ऐसे लिखना अच्छा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर accelerated by application of high potential difference and allowed to fall on heavy metal target. In this process, a part of lost kinetic energy is converted into X-ray. ये मैंने एक क्या बोले मोटा मोटी जो बोलते हैं रफ इसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बताया कि मोटा मोटी क्या होता है, लेकिन वास्तव में बारीकी से क्या होता है इसको समझने के लिए अभी मैंने कहा था कि कुलिज नामक वैज्ञानिक ने एक ट्यूब डिजाइन किया जिसमें इस सारी घटनाओं को जो मैंने यहाँ जिक्र किया है उसको फुलफिल करवाया और उन्होंने एक्सरे का प्रोडक्शन किया। तो अभी हम कुलिज ट्यूब पर जाएंगे और अभी जो हमने एक मोटा मोटी खाका खींचा है, एक आइडिया देखा है, उस आइडिया का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम एक बार आपको आइडिया और समझा देना उचित समझते हैं। हम एक बार और आपको आइडिया समझाते हैं। हमने यहाँ पर बात किया है कि इस मेथड में यानी रैपिड डीएसएलआर मेथड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक का मतलब होता है गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकालना, गर्म करके, थर्मो मतलब गर्म, आयनिक आयन को इमिशन करना, निकालना। इलेक्ट्रॉन को हम गर्म करके निकालते हैं। अब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, इसको एक्सेलरेट करते हैं कैसे, बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर इसको क्या करते हैं, हम एक्सेलरेट करवाते हैं एंड अलाउड टू फॉल, और फिर इसको अलाउ करते हैं कि आप गिरो भाई, कहाँ गिरो, तो हेवी मेटल टारगेट पर। तो इस कंडीशंस में जो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी खोया गया इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसका एक हिस्सा हमारा एक्स रे कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम कुलिज नामक वैज्ञानिक ने इस तरह के सोच को फलीभूत करने के लिए एक डिजाइन बनाया जिसे हम कुलिज ट्यूब मेथड कहते हैं। ओके, कुलिज ट्यूब मेथड कह सकते हैं आप। आपको लगता नहीं है कि एक स्टोरी की तरह है, एक कहानी है। तो आप लोग तो परवल बहुत सारा सब्जियों में खाते होंगे, आप कभी गौर से देखना परवल कैसा होता है। आज मैं परवल ही बना रहा हूँ। इसी तरह कुछ होता है क्या, थोड़ा बीच में फुला हुआ। ये हमारा कुलिज ट्यूब है। एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है, यानी इसमें हवा का दाब बहुत कम है। इवैक्यूएटेड मतलब होता है कि प्रेशर इसका लो कर देना, इसमें जो हवा है इसको करीब करीब निकाल देना। अब एकदम करीब करीब निर्वात तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना हवा निकाले कि इसका अंदर का प्रेशर बहुत लो हो गया है। 10⁻⁻⁶ mm के आसपास इसमें प्रेशर है। अब हम ये जो हम बोलते हैं इतना mm प्रेशर, मिलीमीटर प्रेशर, ये आप लोग समझते हैं? अगर आप लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े होंगे
तो आप पढ़े होंगे 76 mm ऑफ Hg। तो 76 mm जो उस ट्यूब में जो खड़ा होगा Hg और उसका प्रेशर होगा वो मैं बताया होगा वहाँ पर, बैरोमीटर सब वहाँ मैं बताया होगा। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं इतने थर्मोडायनेमिक्स तो वो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ इस शब्द ये जो इतना mm का जो प्रेशर वो क्या होता है वो वहाँ मैं बताया होगा। यहाँ देखिए ये एक फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, ओके। और इसको गर्म करने के लिए, इस फिलामेंट को गर्म करने के लिए हम बैटरी लगाएंगे, एक स्विच भी लगाएंगे, एक आमीटर भी लगा देते हैं करंट मापने के लिए। ये सब सुविधा के लिए क्या क्या करना है, करंट मापना है कितना करंट है उसके कंट्रोल करने के लिए आमीटर लगा दिए ताकि हमें पता चले। और करंट को घटाने बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं, हम बताए होंगे पहले भी। इसमें हम बैटरी लगा देते हैं, ये हम बैटरी लगा दिए हैं। इसको लो टेंशन सर्किट बोलते हैं, LT, लो टेंशन सर्किट। लो टेंशन मतलब लो वोल्टेज, लो टेंशन मतलब लो वोल्टेज, टेंशन मतलब वो टेंशन नहीं। और ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम आगे पीछे करके इसके रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा करके हम सर्किट में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा करंट चाहिए, कम करंट चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज़्यादा गर्म करना है, ज़्यादा करंट चाहिए, कम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो करंट को कम करना है, रेजिस्टेंस को हाई कर देना है। समझ रहे हैं, सब एक ज़रूरत के हिसाब से बना हुआ है। अब गर्म करेंगे तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन सब निकल करके यहाँ कहीं इकट्ठा हो जाएगा। ज़्यादा बनाना नहीं चाहते हैं, गजर वजर हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो इकट्ठा हो जाता है इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेस चार्ज। हम बताए होंगे कहीं पर, याद आ रहा है, स्पेस चार्ज। ऐसा नहीं सोचना है कि वहाँ पर कुछ था यहाँ कुछ हो जाएगा। जो बात एक बार है वो हर बार है, और हर बार है तभी तो हमारा पहचान है, हमारे पढ़ाई में बदलता नहीं है। यहाँ पर एक हेवी मेटल का टारगेट रख दिया, जानबूझ के तिरछा ऐसे कि टकराए, अब रिफ्लेक्शन होगा और नीचे इधर एक्सरे निकले। इधर हमारा एक्सरे का बाहर है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो निकला वो यहाँ पर ढेर हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पेस चार्ज। अब इस दोनों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। कुछ कुछ कहाँ पर बताए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, याद करो कुछ कुछ। अब हम इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लगे, इधर चलने लगे, भागने लगे इधर, और ये टकराए, थोड़ा सा बड़ा बनाइए और इस मेटल टारगेट से टकराए। बात समझ रहे हैं? और जब ये टकराए यानी माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा? प्लस। यानी ये क्या होना चाहिए? देखिए, क्या ये याद करने की जरूरत है? सोच कर पूछ गए आप लोग। नाहक में फिजिक्स को रट रट कर, बेचारा फिजिक्स का भी ऐसी की तैसी कर देते हैं, अपना भी ऐसा का तैसा करवा लेते हैं। ये हमारा HT, हाई टेंशन सर्किट, HT यानी हाई वोल्टेज। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके, ये हमारा कूलिज ट्यूब का पूरा डिजाइन है। लो प्रेशर है इसके अंदर में, कितना चीज लिखूं, जगह कम है। लो प्रेशर लगभग 10⁻⁻⁶ mm, देख रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से एक्सेलरेट करेगा, इससे जाकर टकराएगा तो उसका एक भाग एक्सरे के रूप में निकलेगा, लगभग 0.1% से भी लेस। समझ रहे हैं? अब आप इस बात को यहाँ से जोड़ कर देखें तो मुझे लगता है कि आपको सारा कहानी समझ में आ गया होगा। इन दिस मेथड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय थर्मोआयनिक इमिशन, यानी थर्मोआयनिक यानी गर्म करके उसको इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं
एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सलेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, हाँ, एंड अलाउड टू फॉल ऑन हेवी मेटल टारगेट, उसको मेटल टारगेट को फॉल करवाते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, हम चाहे तो इसको एक एक बात को फिर एक्सप्लेन करके भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके मेन फीचर्स को लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, इन कंपेरिजन लोग उसके बारे में ये करें। तो यहाँ पर the above design is constructed by Coolidge, therefore it is called Coolidge tube मेथड। इसमें टंगस्टन फिलामेंट हीटेड किया जाता है बैटरी के द्वारा, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसके मेन फीचर्स पर, कहानी आप समझ गए हैं, क्योंकि मैं कहानी लिखने के लिए सुरफरा रहा था, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, कहानी तक समझ गया है कि क्या इसमें हो रहा है, मेन इसमें क्या क्या हो सकता है वो देखिए, उस बात पर फोकस करते हैं। मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने V अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, जो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रॉन निकला तो स्पीड कितना होगा 0, निकल कर यहाँ रुका हुआ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तब वो एक्सेलरेट किया, तो 0 काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेगा, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा इस पर वर्क होगा, और कितना वर्क होगा, चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क होगा, तो E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, ऐसा ही कुछ एस्ट्रोनॉमिक पोटेंशियल में हुआ था, E इंटू V। अब जितना इसके पास एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी, वो E इंटू V है, नहीं, और इससे टकरा के एकाएक अपना एनर्जी खो दिया, नहीं, और खो दिया तब उसका एक हिस्सा एक्सरे में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एनर्जी कभी भी E इंटू V के एनर्जी से छोटा या अधिक से अधिक बराबर हो सकता है। 100% इसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए एक्सरे में तो उसके बराबर हो सकता है, वरना छोटा होगा, होगा ना। तो मैं इस बात को यहाँ समझाना चाहता हूँ, आप समझ गए अच्छी तरह से। लेट V be the potential difference अच्छा, हम बात करें यहाँ पर कैथोड कौन सा है, फिलामेंट वाला, ये एनोड है टारगेट, ये हमारा ये एनोड हुआ, मैं कैसे लिखूँ, एनोड हुआ, ये हमारा कैथोड हो गया, कैथोड ये हिस्सा हो गया। तो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ये एनोड एंड कैथोड, ऐसे भी लिख सकते हैं कैथोड एंड एंटी कैथोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अगर हम अभी एक्सप्लेन करते तो यही बात समझाते हैं, इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं, ये वो सब आप बूझ गए हैं, इसलिए हम टाइम इसको बचा लिए थोड़ा सा, ठीक है। कैथोड, अब हम आगे जो अभी एनर्जी निकालेंगे वो मेरे पास जगह नहीं है, इतना आप नोट कर लीजिए पहले। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हाई टेंशन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया है, लेकिन जब हम ये अप्लाई नहीं किए होंगे उस समय में चार्ज यहाँ पर रेस्ट में होगा और एक्युमुलेट होगा कैथोड और एनोड के बीच में, जिसे हम स्पेस चार्ज कहते हैं, नहीं। तो यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा जिक्र करते हैं कि बिफोर एप्लीकेशन of high potential difference between cathode and anode,
electrons are accumulated between cathode and anode. These accumulation of charges are called space charge. These accumulation जमा बड़ा ढेर of charges is called space charge. यानी किसे कहते हैं स्पेस चार्ज? मैंने इशारों में डिफाइन कर दिया है. अब देखिए, हमने भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स एक्सेलरेशन फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज E into V. जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. ड्यू टू application of high voltage between cathode and anode, electrons are accelerated towards हेवी मेटल टारगेट. टुवर्ड्स, ये हमारा हेवी मेटल टारगेट है. हेवी मेटल टारगेट टुवर्ड्स हेवी, ठीक लिखे है ना? हेवी मेटल टारगेट. काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, kinetic energy acquired by the electrons is equal to work done by applied potential difference. Applied potential difference PD, ठीक है? that is रुकिए ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया E into V. ओके. अच्छा, अब एनर्जी कंजर्वेशन से जो एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी ऑफ एक्सरे जो है वो एक्चुअली 0.1% से भी कम. मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेस देन 0. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, लेस देन 0.1%. 0.1% से भी कम जो है वो हमारा एक्सरे में कन्वर्ट होता है. तो हमारा जो एक्सरे का एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से छोटा या इससे बराबर होगा. ध्यान दीजिएगा. एनर्जी ऑफ प्रोड्यूस्ड, पहले तो चर्चा कर देते हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कोलाइड विथ एंटी कैथोड या एनोड, देन less than 0.1% of its energy converted into X-ray. When ये बात कहना चाह रहा है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो जब गिरता है इस पर तो उसका बहुत कम हिस्सा कन्वर्ट होता है. less than 0.1% of kinetic energy converted into X-ray after falling on heavy metal target. Heavy metal target. Therefore energy of किसका? Therefore energy of
energy of X-ray, produced X-ray is less than or equal to E into V. E into V. अब ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा इधर मिटाता हूं, आप लोग तो नोट कर लिए हैं। अब 0.1% से कम है, यानी उससे छोटा होगा। देयरफॉर एच न्यू, एनर्जी क्या होता है? एच न्यू, छोटा बराबर किसका होगा? ई इंटू वी के। उसको तोड़ दीजिए, एच न्यू को सी बाई लेमडा, छोटा बराबर होगा ई इंटू वी के, होगा। यानी लेमडा, ध्यान दीजिएगा, लेमडा जो है उधर ले जाइए तो बड़ा बराबर किससे? एच सी बाई ई वी के, या लेमडा मिनिमम जो होगा वो क्या होगा? एस सी बाई ई वी। देख रहे हैं आप, यहां से आप कह सकते हैं इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन फोल्ड करने पर जैसे उत्पन्न हुआ, उसके पास एक वैरायटी ऑफ वेवलेंथ होगा, लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। देख रहे हैं, कम से कम इतना वेवलेंथ होगा और अधिक से अधिक एच सी बाई वी के बराबर होगा, कम से कम एच सी बाई वी के बराबर होगा। अब वरना आप यहां से तोड़ लीजिए, और समझ रहे हैं ना, कम से कम इतना होगा या इससे बड़ा होगा। तो वैरायटी ऑफ वेवलेंथ, एक लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो ऐसा वेवलेंथ जिसमें कि बहुत तरह का, ऐसा एक्सरे जिसमें कि बहुत तरह का वेवलेंथ प्रेजेंट हो, उसे हम व्हाइट एक्सरे कहते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश में अगर सब रंग प्रेजेंट है, यानी वेवलेंथ का रेंज 4000 से 8000 तक है, तो हम कहते हैं व्हाइट लाइट है। क्यों? क्योंकि हर कलर, हर तरह का वेवलेंथ उसमें प्रेजेंट है, तो हम व्हाइट लाइट कहते हैं। वैसे एक्सरे में भी अगर बहुत प्रकार के वेवलेंथ प्रेजेंट है, यानी एक बड़ा रेंज है, तो उसे हम व्हाइट एक्सरे कहते हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? यानी तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर ले जाएं, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। तो आप समझ गए हैं, ये सब जो डालिएगा, तो एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है बाबू, देखो तो लेमडा मिनिमम का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करिएगा तो एच का मान 4.14 × -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होता है। ये सब जो डालेगा एच सी का मान, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें अगर हम, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एंगस्ट्रम में नहीं बात कर रहे, हम किस बात कर रहे हैं? नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बट्टा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा उस हिसाब से। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस उसको बात करें, यानी न्यूमेरिकल बनाने वक्त में होशियारी, इतना गुना भाग करने से आप बच जाइएगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीधे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल करके 5 से भाग दे दीजिएगा, उतना नैनोमीटर निकल गया। अगर इसको सॉल्व करें, सीधे वोल्ट में बात करें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा। को सॉल्व करिएगा लगभग, तो 12,420। अब भी को लीजिएगा वोल्ट में, इन वोल्ट, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट गया। आप देख रहे हैं पी किसमें? वोल्ट में। इतना एंगस्ट्रम में हम बात करें, नैनोमीटर में नहीं। नैनो में बात करते तो हम 1242 नैनोमीटर लिखते, एक जीरो आगे, देख रहे हैं ना। एंगस्ट्रम में नैनो में 10 पर -9, एंगस्ट्रम तो -10 के इसलिए वो एंगस्ट्रम में आ गया है, समझ रहे हैं ना। तो इतना हो गया, भी इन वोल्ट में आपको लेना है गुना भाग करके। ये लेमडा मिनिमम हुआ, मिनिमम, देख रहे हैं। तो यानी इस प्रकार जो एक्सरे उत्पन्न होगा उसके पास लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ का एक बड़ा रेंज होगा, इसलिए इस तरह के एक्सरे को हम व्हाइट एक्सरे कहते हैं, जिसका कम से कम मिनिमम वेवलेंथ इतना होगा। यानी एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड हैज a wide range of wavelength, so it is called white X-ray. Having minimum wavelength इतना, having
मिनिमम, शायद यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हैविंग मिनिमम, यहाँ के बाद यहाँ लिखना है वेव लेंथ लैम्डा मिनिमम बराबर 12,420 एंगस्ट्रम बटा वी इन वोल्ट। आप देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये भी समझा दिया आपको कि व्हाइट एक्सरे किसे कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार जो एक्सरे उत्पन्न होगा उसका कम से कम इतना वेवलेंथ होगा और वरना इससे ज़्यादा होगा। तो बहुत सारा वैरायटी ऑफ वेवलेंथ होगा, इसलिए इस तरह के एक्सरे को व्हाइट एक्सरे कहते हैं, जिसका कम से कम मान इतना होगा। अब न्यूमेरिकल में दे देगा कि एक ट्यूब में कैथोड और एनोड के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बताइए कम से कम कितना वेवलेंथ वाला एक्सरे निकलेगा। न्यूमेरिकल बन गया ना। हम तो पढ़ाते हैं तो न्यूमेरिकल में घुस जाते हैं, रास्ता पता नहीं उमड़े का दिख जाता है। अब देखिए, आप तो जानते हो कि अभी इस प्रकार से आपने तो एक्सरे उत्पन्न कर लिया, कम से कम वेवलेंथ क्या होगा ये भी पता कर लिया, इसमें कम से कम कितना वेवलेंथ होगा ये पता चल गया, वेवलेंथ का वाइड रेंज होगा ये भी पता चल गया। अब सवाल उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन टक्कर मार रहा है इसकी भी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है? नहीं, तो उससे एक्सरे के इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड टक्कर मारेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, कम मारेगा तो कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? ये हाई टेंशन का पोटेंशियल डिफरेंस जिम्मेवार होगा या ये लो टेंशन का वोल्टेज जिम्मेवार होगा? ये कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये कंट्रोल करेगा। यानी हम क्वालिटी ऑफ एक्सरे पढ़ेंगे तो एक्सरे का दो क्वालिटी होगा, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे उसको कहेंगे इसका वेवलेंथ छोटा होगा, जैसे तुमको एक छोटा रॉड का टुकड़ा दे दे इतना बड़ा, तुमको कहे मोड़ो तो कूदने लगेगा लेकिन नहीं मुड़ेगा। लेकिन यही रॉड का टुकड़ा अगर इतना बड़ा दे दें तो हो सकता है तुम किनारे पर थोड़ा सा मोड़ दो उसको, तो बड़ा हो गया वेवलेंथ तो सॉफ्ट हो गया, लेकिन अगर छोटा हो गया तो हार्ड हो गया। तो जिसका वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा वो हार्ड एक्सरे हो जाएगा, जिसका वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होगा तो थोड़ा और अच्छा से बोलते हैं, मेरा जुबान फिसल गया फिर से बोले दीजिए, 3 एंगस्ट्रॉम से छोटा वेवलेंथ होगा तो उसको हार्ड एक्सरे कहेंगे। 10 से बड़ा हो तो सॉफ्ट कहेंगे। 3 से 10 वाला के लिए थोड़ा उधेड़बुन है, क्या कहें, समझ रहे हैं आप? तो 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ा वेवलेंथ वाला को हम लोग सॉफ्ट एक्सरे कहेंगे, 3 एंगस्ट्रॉम से छोटा वाला को हार्ड एक्सरे कहेंगे। और एक्सरे के इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो लो टेंशन सर्किट के वोल्टेज को, वोल्टेज क्या, वोल्टेज बैटरी तो एक बार फिक्स कर दिया, रियोस्टेट को घसा करके करंट को कंट्रोल करके, यानी लो टेंशन सर्किट में करंट को कंट्रोल करके हम एक्सरे की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आज ऑब्जेक्टिव की अलग से तैयारी नहीं करवाते हैं हम, इस कहानी में ऑब्जेक्टिव है, तो वो बात हम करेंगे, लेकिन हमारे पास तो जगह नहीं है। आज हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा ये मेथड्स कंप्लीट हो चुका है, हम इसमें और भी इसके क्वालिटीज़ के बारे में बात अगले क्लास में करेंगे।